हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल AB क्लासेस। माय नेम इज़ महावीर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि हम NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए साइंस की सीरीज़ लेकर आएंगे और उसे अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये NTPC CBT 1 में जितने भी ऑफिशियल क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर ही हम कवर करेंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन जो है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और हमारे द्वारा जो है SSC MTS की भी क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और वो क्लास जो है फ्रेंड्स वो इवनिंग में 6 बजे के बाद प्रोवाइड कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, साइंस जो है ये साइंस की वीडियो है और ये करेंगे फ्रेंड्स कि ये हम 12 बजे तक प्रोवाइड कराएं। तो फ्रेंड्स, साइंस के जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये टोटल मोर देन 600 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट बाय पार्ट होंगे। तो आज पहला पार्ट है। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं NTPC CBT 1 में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टोटल 125 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो फ्रेंड्स 125 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें अच्छे से हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना जो है प्रवर्ध क्या कहलाती है। तो छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना प्रवर्ध क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा, ये हिंदी में से अंकुर कहते हैं, हिंदी में से अंकुर कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बात करें तो ये विली कहलाती है, इंग्लिश में विली। तो फ्रेंड्स, छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना जो है प्रवर्ध क्या कहलाती है, तो अंकुर, इसे विली कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है अगर आपने को एग्ज़ाम दिया होगा तो, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे जैसे कि SSC दिल्ली पुलिस जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें दिल्ली पुलिस में CHSL के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हम लोग कवर करें तो वो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि ऑक्सीजन सबसे अधिक वाहक किसके साथ अधिक होता है। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक वाहक किसके साथ होता है। तो यहाँ ऑप्शन भी मैंने लिया यहाँ। तो ऑप्शन में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वहाँ ऑप्शन में मेलानिन था, वाइट ब्लड था और हीमोग्लोबिन था। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का सबसे अधिक वाहक सबसे अधिक किसके साथ होता है, तो सही आंसर यहाँ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और वहीं अगर हम लेकिन अगर ऑप्शन में मायोग्लोबिन रहता, जैसे कि मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन जो है ये हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मायोग्लोबिन जो है उसका एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है। मतलब हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में मायोग्लोबिन का एफिनिटी जो है ऑक्सीजन में वो ज़्यादा है। तो ऑप्शन में अगर मायोग्लोबिन रहता तो मायोग्लोबिन आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में वो मायोग्लोबिन नहीं था तो इसका आंसर हीमोग्लोबिन होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन जो है इसके टकराने से होता है। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन जो है यहाँ ऑप्शन के हिसाब से था, ऑप्शन में जो था वो इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लग रहा हो कि ये जो है क्वेश्चन उससे अच्छा कि ऑफिशियल क्वेश्चन लेके आना। तो ऑफिशियल क्वेश्चन में क्या है कि उस पर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट कवर नहीं कर पाते, इसलिए इस तरह से मैंने इसे कवर किया है, करेक्शन लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से उसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व। और अगर हम प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन जो है फ्रेंड्स ये क्या होता है कि एक माध्यम होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने के लिए तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मीन्स एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग की जो गति की दिशा में परिवर्तन होना, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यह अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के कारण जो छड़ी है वो टेढ़ी दिखाई देती है जबकि वह बिल्कुल सीधी होती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पर ही इस तरह से ये जो है फिगर में क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो एक रॉड है, जो छड़ी है, स्टिक,
वो एक ग्लास में रखी हुई है और ग्लास में छड़ी जो है वो सीधी है लेकिन वो थोड़ी तिरछी दिखाई दे रही है, तो यही जो है प्रकाश का अपवर्तन है। इस तरह से जो भी चीज़ हमें थोड़ी उभरी हुई, थोड़ी टेढ़ी, सीधी रहने पर भी टेढ़ी दिखाई देती है, वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। और अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में जो है वो क्या होगा परिभाषा में, तो जैसे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम से इसका संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यह अपवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन के कारण ही छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देती है, जबकि यह बिल्कुल सीधी होती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि डेंगवैक्सिया जो है ये किस बीमारी के उपचार में प्रयोग की जाती है। तो डेंगवैक्सिया जो है ये किस बीमारी के उपचार में प्रयोग की जाती है, तो ये जो है डेंगवैक्सिया जो है ये डेंगू के उपचार में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और अगर हम वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मलेरिया वैक्सीन जो है, मलेरिया वैक्सीन में RTS या मॉस्क्यूरिक्स, मतलब कि मॉस्क्यूरिक्स या फिर RTS जो है, ये जो वैक्सीन है वो मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया की वैक्सीन कहलाती है। और डेंगवैक्सिया जो है ये वैक्सीन किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये डेंगू के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, और वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि पृथ्वी पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान जो है वो अगर 80 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो अगर हम फ्रेंड्स अगर पृथ्वी जो है हम लोग का जो अर्थ है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, द्रव्यमान मतलब मास हो गया, ठीक है, अगर किसी का मास अगर 80 kg है, अगर किसी का मास 80 kg है, तो अगर मून का बात करें तो मून जो होता है फ्रेंड्स, मून में क्या होता है कि मास जो है हम लोग का अर्थ में अगर किसी का भी मास जितना भी रहे वो हर जगह पर पृथ्वी के हर हिस्से में या फिर मून में भी मास हर जगह सेम रहता है, मीन्स द्रव्यमान सेम रहता है, सिर्फ भार चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर ही पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान अगर 80 kg है तो चंद्रमा पर भी 80 kg ही इसका आंसर होगा। और जैसे कि अगर भार का ऐसा यूनिट की बात करें, भार का जो ऐसा यूनिट है वो भार का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और अगर द्रव्यमान का बात करें तो केजी होता है। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम पूछा जाता है, जैसे कि ALP के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भार का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन, और अगर भार का न्यूटन और द्रव्यमान का बात करें तो केजी, द्रव्यमान का क्या होता है केजी होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट का बात हो रहा है, तो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ सही आंसर होगा ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर में जो है ये वनस्पति वृद्धि मापी कहलाता है हिंदी में, और ऑक्जेनोमीटर जी है, ऑक्जेनोमीटर ही जो है पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है। और एक क्रेस्कोग्राफ भी आता है फ्रेंड्स, क्रेस्कोग्राफ भी पौधों को मापने के लिए उपकरण है, और ये जो है फ्रेंड्स इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई थी, जो कि जगदीश चंद्र बोस मीन्स जेसी बोस ने इसकी खोज की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया क्वेश्चन पूछा था कि पौधे की वृद्धि दर किससे मापी जाती है, तो सही आंसर ऑक्जेनोमीटर होगा। और क्रेस्कोग्राफ जो है ये भी पौधे की वृद्धि को ही मापता है, और ये इसकी खोज किसने की थी, तो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता। क्वेश्चन में कहा गया कि ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता, तो ध्वनि का संचरण फ्रेंड्स, ध्वनि जो है साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम में इसका संचरण नहीं होता है, मीन्स निर्यात में नहीं होता है। तो ध्वनि का संचरण कहाँ नहीं होता, तो निर्यात में नहीं होता है। और अगर ध्वनि का संचरण सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो फ्रेंड ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। तो पहले ठोस आएगा, फिर द्रव आएगा, फिर गैस आएगा। तो अगर यहाँ पर जैसे ठोस द्रव गैस की बात की गई है, उसी तरह से हो सकता है आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दे जिसमें आपको लिक्विड आइटम में दे दे या फिर सॉलिड आइटम में दे दे, गैस आइटम में दे दे, तो आपको उस हिसाब से वहाँ छांटना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि सेब में होने वाला रोग कौन सा है। तो फ्रेंड्स सेब में होने वाला रोग जो है यहाँ पूछा गया, तो इसका आंसर होगा फायर ब्लाइट जो है सेब में होने वाला रोग है। और अगर वहीं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें
तो जैसे कि मतलब सेब में होने वाले कुछ और भी रोग है, जैसे कि सेब पपड़ी, फायर ब्लॉडर, पाउडरी माइल्ड्यू, या फिर सेब में विकास, सेब में विकास ये अलग है। तो सेब में पपड़ी जो है जिसे हम लोग वेंतुतिया इनाक्वालिस कहते हैं, और फायर ब्लॉडर जो है इसे हम लोग एरविनिया एमिलोवोरा कहते हैं, और पाउडरी मॉल्ड्यू जो है ये पाउडरी मॉल्ड्यू ये पोडोस्फेरिया ल्यूकोटिया कहलाता है फ्रेंड्स। और अगर हम सेब में विकास की बात करें तो ये बीटर पिट है, ब्राउन हॉट है, या कॉर्क स्पॉट है। तो उस ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है यार, नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है। तो पदार्थ की जो मात्रा है इसकी जो ऐसा यूनिट है, ये इसका सही आंसर मोल हो जाएगा। पदार्थ का मात्रा का ऐसा यूनिट मोल। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है फ्रेंड्स, सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है। तो ये रेशम के कीटों का पालन कहलाता है। रेशम के कीटों का पालन क्या है, तो सेरीकल्चर और रेशम कीट का पालन कहलाता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत बिल्कुल भी अच्छी लग रही है, तो अब फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ी सी फ्रेंड्स थोड़ी मुझे भी मोटिवेट मिल जाएगी। आप थोड़ी वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना फ्रेंड्स, और कोशिश करना कि थोड़ा सब्सक्राइब कर देने का, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फ्रेंड्स मेरी जो नई वीडियो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप फ्रेंड्स सब्सक्राइब के लिए राइट साइड में आप रेड बटन होगा, या फिर वहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, तो वहाँ आप घंटे का बेल बजा देना, ठीक है, और ऑल वहाँ पर लिख ऑल में टैप कर देना। और फ्रेंड्स अगर मेरी पिछली वीडियो को देखना है तो आप आई बटन में जाके, वीडियो के आई बटन में जाके ऊपर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो सारे सीरीज में चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आज का 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, तो फ्रेंड्स हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं। क्वेश्चन में 11 पूछा गया कि लाइकेन जो है, लाइकेन और वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ। तो यहाँ लाइकेन जो है ये सेंसिटिव इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। तो कहाँ पर ये जो लाइकेन है सेंसिटिव इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये एयर पॉल्यूशन में जाना जाता है, मीन्स वायु प्रदूषण में जो मॉनिटर का काम करता है वो लाइकेन काम करता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सबसे अधिक SO2 को अवशोषित करने की क्षमता ये लाइकेन रखता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे अधिक अवशोषित करना, मतलब ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है लाइकेन रखता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ गोलीय दर्पण की बात की गई है। गोलीय दर्पण में जो सेंटर पॉइंट होता है, मीन्स अगर हम ये बात करें जैसे कि ये दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण हो गया, और गोलीय दर्पण में जैसे कि गोलीय दर्पण हो गया, इसमें सेंटर पॉइंट मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अगर ये दर्पण है तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स एक ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट जो है कि उसको क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण पर जो सेंटर पॉइंट है मीन्स केंद्र बिंदु है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, P कहलाता है, मीन्स पोल कहलाता है। हिंदी में ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर ये P फ्रेंड्स आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से ऐसे होता है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये P कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर C कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर F होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से ये जो अनंत होता है, यहाँ से कोई भी लाइट आती है इस तरह से ऐसे आके यहाँ पर ही इस तरह से दर्पण से टकरा के, और ये फोकस से ऐसे इस तरह से होकर जाती है। तो फ्रेंड्स ये अवतल दर्पण जो होता है उसका इस तरह से 6 फिगर बनते हैं। तो फ्रेंड्स उससे भी हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये क्वालिटी देख के। तो फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग क्वांटिटी पे नहीं जाके अगर क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने लिखा है कि गोलीय दर्पण में जो वक्रता केंद्र है मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दर्पण को खोखले गोले का केंद्र बिंदु कहलाता है। मीन्स अगर जैसे कि मान लेते कि फ्रेंड्स हम फिर से बताते हैं इसको, इसी पे मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसी में बता देता हूँ। जैसे कि गोलीय दर्पण, सपोज ये कोई एक दर्पण है, ठीक है, जैसे यही कोई दर्पण है, और गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र जो है मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा दर्पण फ्रेंड्स इसको ऐसे हम लोग लेते हैं, इस तरह से हम लोग लेते हैं, और दर्पण ये जो खोखला गोला है उसका केंद्र बिंदु, मतलब ये इसका बात हो रहा, तो यही तो मेरा फ्रेंड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच। और वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र जैसे कि हम लोग बोले अभी ये वक्रता केंद्र है C, है ना,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्रुव, ध्रुव मीन्स यहाँ पर ये जो पोल है, ये जो पोल है, ये जो पी यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ये पोल, तो इसके बीच मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, यहाँ से जो लाइट्स आती है ना फ्रेंड्स, यहाँ से जो लाइट्स आती है, यहाँ से इस तरह से लाइट है, यहाँ से टकरा के फोकस से होकर जाती है, तो यही जो बोल रहा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, ध्रुव के बीच से होकर गुजरने वाली, मतलब क्या कि यहाँ से ऊपर में इसके पैरेलल में फ्रेंड्स, यहाँ मैंने यहाँ थोड़ा लिखना चाहिए था मुझे कि यहाँ पैरेलल में आके जो गुजरती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपको आशा करता हूँ मैं समझ में आया होगा इस तरह से, ठीक है। हम लोग आगे भी इससे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। तो लैक्टिक अम्ल जो होते हैं, लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 3, 3 कार्बन होता है। अब कैसे, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जैसे कि यहाँ पर C3H6O3, C3H6O3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला C3H6O3 जो होता है, तो इसमें कार्बन पूछा गया। तो कार्बन फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये जो कार्बन है, इसके जो कंपाउंड है, मीन्स अणु जो है कंपाउंड, ये 3 जो दिख रहा है, यही तो उसका लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन, तो मुझे यही तो आंसर होगा 3। अगर यहाँ पर इस तरह से जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या CaCO3 जैसे कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर हम यहाँ पर इसका बात करें, जैसे ऑक्सीजन का अगर पूछा तो ये ऑक्सीजन का 3 हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ही लेते हैं इस तरह से। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कार्लस लिनियस होगा, कार्लस लिनियस। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस। और सापेक्षता का सिद्धांत जो है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इनको आधुनिक भौतिकी के पिता कहते हैं, मीन्स मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ही मुझे आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो है वो लॉ से भी पूछे गए थे, जैसे कि चार्ल्स लॉ, ऐसे बॉयल्स लॉ पूछा गया था, लेकिन यहाँ हम लोग चार्ल्स लॉ भी कवर करेंगे, आवोगाद्रो का नियम भी कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे यहाँ पूछा गया कि किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्यतक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा बॉयल्स लॉ होगा, बॉयल का नियम। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स कि जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये जो पूरी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये गैस का लॉ है, जैसे गैस लॉ गैस लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि यहाँ हम लोग, मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे P = NR और T, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स बुक वगैरह में कि PV = NRT में क्या होता है, ये जो P जो होता है ये P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ये N जो होता है नंबर ऑफ मोल होता है, और R जो होता है ये भी एक होता है R फॉर समथिंग कुछ डिटरमाइंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर T जो होता है, T फॉर क्या होता है, T फॉर होता है टेम्परेचर, T फॉर क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स। तो T फॉर क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो तो यहाँ पर ही PV = NRT, P फॉर प्रेशर, प्रेशर माने दाब, और V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, और नंबर ऑफ मोल, T फॉर टेम्परेचर। तो यहाँ चर्चा यहाँ हम लोग कैसे लेते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ की बात की गई है, यहाँ पर ही बॉयल्स लॉ की बात की गई है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि जो इसमें प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली, प्रेशर = इन्वर्सली वॉल्यूम, इन्वर्सली टू वॉल्यूम, मतलब जो प्रेशर होता है, मैंने दाब जो होता है वो आयतन के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो P = 1/V या P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ चार्ल्स का नियम की बात की गई है, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम में है कि नियत दाब मीन्स जहाँ पर ये नियत लिखा रहता है फ्रेंड्स वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बॉयल्स लॉ में क्या आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट था,
टेम्परेचर कांस्टेंट था। और यहाँ चार्ल्स लॉ में क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगी और नियत दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। मीन्स यहाँ पर क्या है, तो मैंने क्या कहा कि दाब जो है मैंने प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब पी जो है पी पूरी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि भी हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी फ्रेंड्स, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, इस तरह से हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ भी इक्वल टू टी लिखा है, बट ये सिंबल जो होगा मतलब उसका जो सिग्नेचर लाइक बोल सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। और उसी तरह अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो यहाँ बॉयल्स लॉ जो है वो इस तरह से होगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब हम लोग एवोगाद्रो का, अगर एवोगाद्रो की बात करें तो एवोगाद्रो लॉ जो है, एवोगाद्रो लॉ में क्या है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाद्रो का नियम क्या है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और वहीं अगर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये है कि डाल्टन जो है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम परस्पर क्रिया में करने वाले गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। फिर इसे रिपीट करता हूँ मैं कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है परस्पर क्रिया में करने वाले गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से एक बार नोट कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको क्या दिख जाए, क्योंकि अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 है, अभी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम जो है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गई है। तो फ्रेंड्स जिससे भी इम्पॉर्टेंट लगती है, जो भी है, कोशिश करूँगा मैं कि उसे प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। तो सूर्य की चमकीली सतह को हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं। और यहाँ पर ही हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से जो सूरज है, जो सन है, उस पर अगर हम लोग वेट के तौर पर बात करें, परसेंटेज ऑफ वेट लाइक नंबर ऑफ गैस, तो यहाँ पर ही जैसे कि हीलियम की बात करें तो हीलियम की मात्रा जो सूरज में कितनी पाई जाती है, तो 24.85%। ऑक्सीजन की बात करें तो 0.77%। कार्बन की बात करें तो 0.29%। इस तरह से फ्रेंड्स पाई जाती है। और अगर फोटोस्फीयर की घटना हुई, मतलब सूर्य की चमकीली सतह जो है फोटोस्फीयर, यहाँ थोड़ी फ्रेंड्स फोटोस्फीयर थोड़ी लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई है। तो फोटोस्फीयर की घटना के अनुसार जो है, भार के अनुसार हाइड्रोजन जो है वो 73.46% पाई जाती है। मीन्स अगर बात करें कि सूरज में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है जो कि 73.46%। और ये फ्रेंड्स भार के अनुसार, फ्रेंड्स इसको हमेशा याद रखना कि ऐसे पूछा जाए कि सूरज में भार के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो यहाँ सही आंसर होगा हाइड्रोजन, जो कि 73.46% पाई जाती है। और हीलियम जो है 24.85%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन जो है वो 0.29%। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से था, लेकिन सही आंसर होगा बड़ी आंत होगा। जो बड़ी आंत होती है मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। और रक्त परिसंचरण का हिस्सा कौन कौन सा है, क्योंकि हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा हिस्सा है। अगर हमें ये नहीं पता रहेगा तो हमें एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है, एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं जैसे कि धमनी, सीरा, ठीक है, धमनी, सीरा, आर्टरीज, कैपिलरीज, फिर वेन, हार्ट, ये सभी जो है, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि सहजीवी पौधा कौन सा है, सहजीवी पौधा कौन सा है। तो सहजीवी फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जैसे सहजीवी पौधा में क्या क्या आता है, तो लाइकेन आता है, ठीक है, लाइकेन आता है, फिर चना आता है, लाइकेन, चना, सेम, राइजोबियम के पौधे जो है ये सहजीवी संबंध, मतलब इनमें जो होता है सहजीवी पौधा के अंतर्गत आते हैं।
और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो सहजीवी पौधे में क्या होता है कि सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को आश्रय और पोषक तत्व प्रदान करते हैं या साझा करते हैं। सहजीवी पौधों को सहजीवन मीन्स सिम्बायोइट्स भी कहते हैं, सिम्बायोइट्स के रूप में जाना जाता है। और वहीं अगर लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं और पोषक तत्वों को एक दूसरे को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही जैसे क्या है कि सहजीवी जो है, सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं। और सहजीवी पौधों को सहजीवन या मीन्स सिम्बायोइट्स भी कहते हैं। और लाइकेन में शैवाल और फंगी जो है, शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं और पोषक तत्वों को एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि कौन सी अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि कौन सी अदिश राशि है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो अदिश राशि में क्या क्या आ जाता है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन के हिसाब से है, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जैसे चाल, दूरी, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, फिर मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वॉक, फिर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक करेंट, फिर प्रेशर, फिर एनर्जी, ये सभी जो है ये सभी अदिश राशि में आती है। हिंदी में बोले तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ये सभी जितने भी है अदिश राशि में आती है। और अगर सदिश राशि की बात करें तो जैसे वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सभी जो है ये सभी किस में आती है, तो ये सभी सदिश राशि में आती है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि चूने के पानी का सूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स चूने के पानी का फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स, कुछ मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पे लिख के रखा है, ठीक है, जितना मुझे समझ में है कि हो सकता है कि कुछ पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ हम लोग यहाँ कवर करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि चूने का पानी अगर बात करें तो जैसे कि लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, तो चूने का पानी लाइम वाटर जैसे CaOH का होल 2 हो जाएगा, CaOH का होल 2। उसी तरह बिना बुझा हुआ चूना जैसे क्विक लाइम कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaO हो जाएगा फ्रेंड्स, CaO, ठीक है फ्रेंड्स, CaO। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन। और बुझा हुआ चूना फ्रेंड्स, चूना तभी बुझेगा जब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम लोग पानी डालते हैं। जैसे कि बुझा हुआ चूना जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Ca मतलब कैल्शियम और इसमें H2O हम लोग मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ H2O मिला देंगे, H2O, तभी तो यहाँ बुझेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। साधारण नमक की बात करें तो NaCl, धावन सोडा की बात करें तो Na2CO3.10H2O। फ्रेंड्स यहाँ Na2CO3 होगा .10H2O, वो थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। और सुहागा की बात करें तो Na2B4O7.10H2O। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जैसे उसी तरह से फ्रेंड्स लाल दवा की बात करें तो KMnO4, शोरा की बात करें तो KNO3, और सोरा की बात करें तो KNO3, जिप्सम की बात करें तो CaSO4.2H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जिप्सम की बात करें तो CaSO.2H2O, सॉरी CaSO4.2H2O होगा यहाँ पर ही, या फिर इससे कह सकते हैं CaSO4.12H2O। और उसी तरह से मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सुहागा में जैसे मैंने कहा कि Na2B4O7.10H2O, तो एक और फार्मूला होता है कि K2SO4.Al2SO4.24H2O। यहाँ चौक का भी फार्मूला देख सकते हैं फ्रेंड्स, CaCO, ठीक है फ्रेंड्स, चौक का हो गया CaCO। चूना पत्थर जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी बोल सकते हैं। बेकिंग सोडा की बात करें, वहीं बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3 जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा जो कास्टिक सोडा होता है फ्रेंड्स वो NaOH होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH। और कास्टिक पोटास जो होता है वो KOH होता है। कुछ का यहाँ पर ये बिरंजक चून वगैरह शायद मैंने नहीं लिखा है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रेंड्स, नहीं बिरंजक चून का फ्रेंड्स यहाँ पर बिरंजक चून थोड़ी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ बिरंजक चून का जो है यहाँ पर इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2। ये जो फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर है ये बिरंजक चून का फार्मूला है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक हो रही है यहाँ। विरंजक चून जो है ना फ्रेंड्स, इसका आंसर, इसका फॉर्मूला ये होगा CaOCl.Cl, मतलब कि CaOCl2, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4.12H2O, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और थोड़ा सा यहाँ जो है लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। हम लोग इसको अच्छे से हम लोगों ने देख लिया अभी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल रिसिप्टर, एक होता है यूनिवर्सल रिसीवर, एक होता है यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ हम लोग यूनिवर्सल रिसिप्टर की बात कर रहे हैं, तो ये AB+ हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि AB+ की बात हो रही है, ना कि AB की बात हो रही है। तो यूनिवर्सल रिसिप्टर। और वहीं अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करें, मतलब सर्वग्राही, मतलब सिर्फ देने वाला, तो ये O- हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, AB पॉजिटिव ब्लड टाइप इज नोन एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और O- जो है ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं कि 23 में कहा गया कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, तो 1665 में। ये ईस्वी याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है ये। तो फ्रेंड्स उसी तरह 24 में पूछा गया कि पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है। तो पॉलीथीन जो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी उटपटांग लगा कि पॉलीथीन जो है किससे मिलकर बना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन होता है फ्रेंड्स, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H4H, और ये एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि जो पॉलीथीन होता है उसका निर्माण कैसे होता है, किसके बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इससे आप अच्छे से देख लेना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 25 में पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 में कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है कि 1/4 ओम के 4 रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो टोटल तो जैसे कि पैरेलल में और सीरीज में है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि विच बिलोंग्स टू एनीमिलिया। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जो है फ्रेंड्स, ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करके मुझे बताना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जिसको भी आता है आप कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 26 में क्या है कि विच बिलोंग्स टू एनीमिलिया में क्या है कि इनमें से कौन सा जो एनीमिलिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ही क्या है, अब जैसे कि यहाँ पर एनीमिलिया, जैसे कि हम लोग पढ़ रखे हैं ना कि 5 टाइप का होता है, जो कि उससे विटेकर ने 5 हम लोग को साइंस में हम लोग पढ़े हैं ना, 5 कुछ दिया था हम लोगों को। तो जैसे यहाँ पर एनीमिलिया से कौन सा रिलेटेड है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ तो यह क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। क्यूलेक्स इज अ एजेंट ऑफ मॉस्किटो, और ये किंगडम कौन से एनीमिलिया, ये एनिमल्स किंगडम से रिलेटेड है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी मेटलॉइड्स है, मीन्स कौन सी उपधातु है। तो यहाँ पर ही क्या है, तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। रिपीट करता हूँ मैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। तो पित्तरस जो है शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, तो ये रिलीज्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। मतलब कि पित्तरस जो है ये यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जाके जमा होता है। लीवर से रिलीज होता है और गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है कि बाइल जूस सेक्रेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि यहाँ जिगर यकृत द्वारा स्रावित किया गया है और पित्ताशय से संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये साउंडिंग रॉकेट की लॉन्चिंग है तो थुम्बा जो है, जो कि केरल में पड़ती है, ये इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों, मतलब अच्छी क्यों है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के यह बहुत ही करीब है, इसलिए ये बेस्ट है। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के ये बहुत करीब है थुम्बा, इसलिए ये बेस्ट है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है कि फ्रेंड्स यह भारतीय अंतरिक्ष संगठन द्वारा संचालित एक भारतीय लॉन्च स्टेशन है जो थुम्बा के नाम से, थुम्बा है जो कि केरल में पड़ती है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और ये वेरी क्लोज टू द जियो मैग्नेटिक इक्वेटर मेड इट एन आइडियल साइट फॉर द लॉन्च ऑफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन में कराया कि जीवाणु विषाणु द्वारा क्वेश्चन सब, तो जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन के हिसाब से था कि हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, टाइफाइड। तो यहाँ सही आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणु द्वारा होती है, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा। और ये इसका जो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला एटेरिका सोरोटाइप टाइफी, इन शॉर्ट साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया से होता है। और यह बैक्टीरिया दूषित पानी या खाने से ये सब जो साग वाग होता है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर मतलब उसके द्वारा हमारे शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है। और वहीं 31 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, तो बिग बैंग थ्योरी जो है किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइटा वर्ग जो है उसका पौधा कौन सा है? फ्रेंड्स बायोलॉजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा मोसेज होगा, हॉर्नबर्ट, लीवखट, ठीक है, लीवहर्ट, या फिर से रिपीट करता हूँ, मोजेस, हॉर्नवर्ट्स, फिर लीववर्ट, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि मार्केसिया, रिक्सिया, नोटोथाइलस, एंथेसिरॉस एवं मॉस इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो मेरुरज्जु किससे जुड़ा है? मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू, तो ये मेरुरज्जु जो ब्रेन जो है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज द सेंट्रल नर्वस, ठीक है फ्रेंड्स। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज सेंट्रल नर्व्स। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था कि कौन सी इसमें से अजैविक है? कौन सी अजैविक है? जैविक अजैविक पढ़े फ्रेंड्स हम लोग, बायोटिक, एबायोटिक, तो वहीं पर ही एबायोटिक के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अजैविक कारक सूर्य के प्रकार, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, अन्य गैस, लवणता, कार्बन, वायु आदि, ये सभी जो है ये अजैविक में आती है। फ्रेंड्स बायोटिक मीन्स हो गया जिसमें जैसे कि हम लोग सजीव निर्जीव पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरह से ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये ग्रुप डी और एएलपी के जो एग्ज़ाम हुई थी, एएलपी का CVT 1 या CVT 2, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ था। तो चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो सही आंसर होगा कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यह विलयन जो है दूधिया हो जाता है। और अगर अभिक्रिया की बात करें तो COH का उल्टू प्लस CO2 प्लस H2O एरोकोचिन CaCO3, तो कैल्शियम लास्ट में कैल्शियम कार्बोनाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है, मीन्स बनियान ट्री जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री, तो ये फिकस बेंगालेसियम, क्या होगा फ्रेंड्स? फिकस बेंगालेसिस। और वहीं अगर आम की बात करें फ्रेंड्स तो आम का क्या हो जाएगा? तो आम जो है आम का मैग्नीफेरा इंडिका। एप्पल की बात करें फ्रेंड्स तो एप्पल का साइंटिफिक नेम जो है वो मैलस डोमेस्टिका हो जाएगा। क्या होगा? मैलस डोमेस्टिका। रिपीट करता हूँ मैं कि बनियान ट्री का जो वैज्ञानिक नाम है वो फिकस बेंगालेसिस होगा। और मैंगो की बात करें तो मैग्नीफेरा इंडिका। एप्पल के साइंटिफिक नेम की बात करें तो मैलस डोमेस्टिका। और ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हेपेटाइटिस रोग किस में होता है? हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो ये हेपेटाइटिस जो है ये एक तरह का मतलब ऐसा रोग है, ये यकृत में होता है, यकृत से रिलेटेड है, यकृत शोथ। मतलब हेपेटाइटिस A जो है ये एक विषाणु जनित रोग है, ये एक वायरल डिजीज रोग है,
ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया 38 में कि कॉलीफ्लावर जो है फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो ये भी एक बायोलॉजिकल टर्म है या बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो जैसे कि ऑप्शन में कहा गया था कि यूनिसेक्सुअल या फिर बायोसेक्सुअल, तो ऑप्शन में था कि यूनिसेक्सुअल या बायोसेक्सुअल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो कॉलीफ्लावर है फूल गोभी वो किस प्रकार का पुष्प है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर ही जो सही आंसर है वो यहाँ पर बायोसेक्सुअल होगा, ठीक है। कॉलीफ्लावर जो है बायोसेक्सुअल होगा, बट फिर भी आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना कि कॉलीफ्लावर जो है कौन सा होगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 39 क्वेश्चन नंबर 39 में बात करते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि व्हाट एसिड इन द आंट्स लीड। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स फॉर्मिक एसिड, जिसे हम लोग अन्य नाम मैथोनाइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये पार्ट 1 था फ्रेंड्स। इस तरह से बहुत सारे मोर देन 600 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स ये एक तरह का रिवीजन पैक रहेगी, और क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है CBT 2 है और ग्रुप डी है, फिर अभी GD की एग्ज़ाम चलेगी, पूरे 1 महीने एग्ज़ाम चलने वाली है नवंबर तक। तो फ्रेंड्स उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दे रखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, देख रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जितने अच्छे से रिवीजन रहेंगे उतने अच्छे मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे, और उतने अच्छे एग्ज़ाम में नंबर आएंगे, तभी तो एग्ज़ाम क्लियर होगी फ्रेंड्स। तो अपना एक सीट बनाने के लिए आप जितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आप लगे रहें और कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने का। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही है तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ी लाइक कर देने का, और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। मैं ये रिक्वेस्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप मेरी थोड़ी से भी, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा फ्रेंड्स, और मैं आगे वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।